आ रही है ना? Yes, miss. Okay, so Assalamu alaikum everyone. This is Rida Islam. I welcome you all in this another informative session of Going Back to Pharmacy in Pakistan Academy of Excellence. So, I hope that you people are doing great and finding these lectures in best of your interest. As we all know that today we are having a lecture on topic of pediatrics that unfortunately had been postponed due to some technical issues, but due to the cooperation of our participants and our faculty member, we are able to arrange this session again. So before starting our session, I would like to give a brief introduction of our today's speaker, Dr. Sabah Javed. Dr. Sabah Javed is a pediatric pharmacist at Khan University Hospital, Karachi. She has the working experience of 2 years specific in pediatrics. She is a clinical pharmacist there and preceptor for interns at Khan University Hospital. She is a preceptor and faculty member for students in Giving Back to Pharmacy in Pakistan. With this, I would like to welcome Dr. Sabah Javed in our session. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam, and thank you so much, Rida, for the introduction. I am good. Should I start now? Yes, ma'am. You may start your presentation here. Okay. So I have no financial relationship to disclose here. First slide is our topic is BCPS. आज से पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि what is a BCPS. BCPS is the Board of Pharmacy Specialist program that requires at least 3 to 4 years of experience. जिसमें डिफरेंट हमारे पास डोमेन्स आते हैं, जेरियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, इन्फेक्शियस कंट्रोल, एम्बुलेटरी केयर, फार्मेसी एक्सेट्रा. स्पेसिफिकली हमारे पास 3 to 4 इयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है उसमें हाफ एक्सपीरियंस हमारे पास ऑपरेशनल का होता है और हाफ एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे पास क्लिनिकल राउंड्स वगैरह के आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी है वो है एज क्राइटेरिया फॉर द पीडियाट्रिक. यहाँ पे एज क्राइटेरिया को डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकेशन हमारे पास इसमें होते हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेफ इन न्यूनेट्स में और या चिल्ड्रन वगैरह में. तो स्पेसिफिकेशन ऑफ अ मेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस एज क्राइटेरिया में कौन सी मेडिकेशन का यूज करवाना है और किस एज क्राइटेरिया में जो मेडिकेशन है वो आपकी सेफ होती है. तो इनिशियली हमारे पास जो 0 to 30th डे ऑफ लाइफ होती है वो हमारे पास न्यूनेट्स होते हैं और वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे पास प्री मेच्योर और टर्म न्यूनेट्स में. प्रीमेच्योर न्यूनेट्स कौन से होते हैं, जो कि आपके पास बिफोर 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले बॉन्ड हो जाते हैं और उनका जो वेट भी होता है वो नॉर्मल न्यूनेट से बहुत कम होता है. नॉर्मल वेट जो हमारे पास न्यूबॉर्न्स को होता है वो 3 to 5 kg होता है. तो उनकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस वगैरह जो होती है वो आपकी प्रीमेच्योर न्यूनेट्स में. फिर हमारे पास आते हैं टर्म न्यूबॉर्न्स जो कि Dr. Sabah, sorry to interrupt, miss, but can you please make your screen in full screen? Can you please make your slideshow on full screen? अब ठीक है. I guess Should I yes, proceed you now, may. Rita? Yes, you may go. ओके. हम थे कि टर्म न्यू बॉन्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो कि 38 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे बॉन्ड होते हैं और उनका जो नॉर्मल वेट होता है वहाँ पर 3 to 5 kg होता है. देन हमारे पास इन्फेंट्स आते हैं जो कि 1 month to 1 year तक के होते हैं. 2 to 6 years तक के जो होते हैं वो हमारे पास यंग चाइल्ड आते हैं. 6 to 12 years के होते हैं वो चाइल्ड और 12 to 18 तक के होते हैं वो अडोलेसेंट आते हैं, जिनका जो वेट भी होता है वो नॉर्मली हमारे पास अडल्ट कंसिडर किया जाता है. देन
हमारे पास आता है कि फ्रॉम वेयर यू कैन ईजिली गेट द डेटा ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसमें आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से आप कौन कौन सी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो नंबर 1 हमारे पास है डोजिंग और पोसोलॉजी। डोजिंग और पोसोलॉजी अगर कहीं से भी आपको मतलब रिट्रीव करनी है डेटा इन पीडियाट्रिक्स में, तो अप टू डेट एंड माइक्रोमेटिक्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पे आपके पास न्यू फैक्ट्स पे होता है, जिसमें पीडियाट्रिक्स और न्यूनेट्स की डोजिंग वहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा अपडेटेड हमारे पास एडिशन है बीएनएफ का, स्टैनफोर्ड फॉर द एंटीबायोटिक्स, और न्यू फैक्ट्स आती हैं फॉर द न्यूनेटल डोजिंग। नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक क्वेरीज। एंटीबायोटिक क्वेरीज में हमारे पास किस तरह से रिस्पॉन्ड हम करते हैं कि न्यूनेट्स और जितने भी चिल्ड्रन वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो होती है वो हमारे पास कैलकुलेशन के मेथड्स डिफरेंट होते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स में है कि उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी एंटीबायोटिक क्वेरीज है, अगर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है, जैसे AQH की एंटीबायोटिक फॉर्मुलरी है, तो हम ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी आपके नहीं है, तो आप सिंपली न्यूफेक्स, माइक्रोमेटिक्स या अप टू डेट वगैरह से प्रेफर कर सकते हैं। देन वी हैव ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्वेरीज, जो कि बेस्ट हमारे पास अप टू डेट या माइक्रोमेटिक्स में। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कौन कौन से आ सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन आ सकते हैं, जैसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के आ सकते हैं, जिसको सिंपली हम प्रिवेंट करवाते हैं बाय मेकिंग अ क्लॉक। इसमें 2 आवर्स का डिफरेंस होता है बिटवीन द एंटी एपिलेप्टिक, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करें, जो कि मुख्य कैटेगरी डी में। देन वी हैव अ ड्रग डायल्यूशन एंड कंपैटिबिलिटी क्वेरी। ड्रग डायल्यूशन कंपैटिबिलिटी अडल्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी ड्रग अगर आप उसको डायल्यूट करवा रहे हैं, तो इट शुड बी कंपैटिबल इन दैट सॉल्ट। अगर वो कंपैटिबल नहीं होगी, तो वो कोई भी ड्रग अपना इफेक्ट विद इन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती। तो ड्रग कंपैटिबिलिटीज आपके पास डायल्यूशन जो होती है सबसे बेस्ट है, वो आप ग्लोबल आरपीएस से देख सकते हैं या माइक्रोमेटिक से, वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है, तो सिंपल आप ड्रग को उसके डायल्यूशन के साथ कंपेयर करवा सकते हैं कि उसमें कंपैटिबल है या नहीं है। देन वी हैव अ कंपाउंडिंग क्वेरी। पीडियाट्रिक्स में ज़्यादातर हमारे पास एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस बनाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट ऑफ अ पेशेंट के हिसाब से, कि कितना बड़ा बच्चा है और किस तरह से वो डोजिंग को इनटेक कर सकता है। लाइक अगर बहुत छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, इन्फेंट्स है, तो वो टेडी के कैप्सूल्स नहीं लेगा। तो ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि कंपाउंडिंग बनाई जाती है एक्सटेम्पोरेनियसली, जो कि ज़्यादातर पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है इन हाउस कंपाउंड, जिसमें जो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन होती है, जो हमारे पास प्रोप्राइटरी ड्रग्स नहीं होती हैं मार्केट में, उसको हम खुद से स्पेसिफिक एक्सपायरी के लिए हम उसको कंपाउंड करते हैं और वो पेशेंट को देते हैं, ताकि बेस्ट उसको अफेक्ट भी आ सके और डोजिंग जो हमारे पास इसमें प्रॉपर हो, क्योंकि पीडियाट्रिक्स में ज़्यादातर वहाँ पर डोजिंग का भी बहुत इश्यू होता है, तो वो प्रॉपर डोज उसको मिलता है। देन वी हैव अ डोज कैलकुलेशन। पीडियाट्रिक्स में ज़्यादातर हमारे पास डोज कैलकुलेशन होती है अकॉर्डिंग टू द वेट के हिसाब से, जो कि 2 मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं, यूनिटरी मेथड एंड एलिगेशन मेथड। यूनिटरी मेथड सिंपल, आपके पास कोई भी एक चीज़ आपको मालूम करनी होती है, और सेकंड आपके पास एलिगेशन मेथड आता है। एलिगेशन मेथड बहुत कम यूज हमारे पास इसमें होता है। इट इज मोस्टली यूज एट दैट टाइम पीरियड व्हेन यू हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ, जैसे सॉल्यूशन की डिफरेंट स्ट्रेंथ, और आपको उसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को यूज करते हुए आपने एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन को बनाया, तो वहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज होता है। ये ज्यादातर हमारे पास पीआईसीयू में। देन वी हैव अ कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन पीडियाट्रिक्स। अडल्ट पे तो हम काफी ज्यादा वॉल्यूम पे दे सकते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक्स में फ्लूइड कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बॉडी मास कम होता है हमारे पास, हम ज्यादा वॉल्यूम नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ पेरिफेरल एडिमा, बिकॉज ऑफ प्लूरल एडिमा की वजह से। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कम से कम डाइल्यूशन में किसी भी ड्रग को दे रहे हैं। तो हॉलीडे सिगार रूल इज अ बेस्ट रूल, जो कि हमारे पास पर डे वॉल्यूम कंजम्पशन को बताता है। ये ज्यादातर डॉक्टर्स एंड पे भी यूज किया जाता है, या तो इसे 4:2:1 के थ्रू यूज करवाते हैं, या 100 × 50 × 20। जितना भी वेट हमारे पास होगा, उसको सिंपल आप क्या करेंगे, अगर 3 to 10 kg तक वेट होगा, तो आप इसको 100 ml पर kg से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितना भी आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, फिर आप उसको सिंपल डिवाइड कर देंगे कितने आवर्स में आपने इसको यूज करना है विद इन अ डे, इधर इन 12 आवर्स, इधर इन 6 आवर और 24 आवर। तो वो क्या होगा कि जितनी भी ml होगा, वो आपका पर आवर के हिसाब से होगा, और उसको मल्टीप्लाई 12 आवर 24 आवर करेंगे, तो वो टोटल वॉल्यूम। देन वी हैव क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन पीडियाट्रिक्स। नॉर्मली हम अडल्ट में कॉकरॉक फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं फॉर द क्रिएटिनिन क्लियरेंस के। अगर पेशेंट का वेट बच्चे का 40 kg से ज्यादा है, तो वे मोस्टली यूज कॉकरॉक कॉल्ड फॉर्मूला, या फिर क्या करवाते हैं, अगर इससे कम है, तो हमारे पास स्पेसिफिक एक फॉर्मूला होता है, जो कि ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप गूगल करें। दैट इज शॉर्ट्स फॉर्मूला बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी।
इसमें कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके पास के की वैल्यू यहाँ पे ऑटो होती है, आपको सिर्फ एज पता होनी चाहिए, क्रिएटिनिन पता होनी चाहिए एंड हाइट ऑफ अ पेशेंट इन सेंटीमीटर और इन इंचेस। सिंपल आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस आ जाता है। उसके बाद क्या होगा कि फिर आप सिंपल न्यूक्लियस या माइक्रोमेडिक्स या अप टू डेट पे जाके उसकी क्रिएटिनिन क्लियरेंस के अकॉर्डिंग उसकी एडजस्टमेंट बता सकते हैं। नॉट स्पेसिफिकली इन एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक्स हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर ड्रग्स हो सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव जो कि लिनियरली एडजस्टेड। देन वी हैव अ रोल ऑफ अ क्लिनिकल पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट। अगर हम बात करेंगे सिंपल पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट का क्या काम है कि डोजिंग कैलकुलेट करना, डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन बताना, डिफरेंट काइंड ऑफ टीपीएन कैलकुलेशन बताना और ड्रग डिजीज इंटरेक्शन बताना। बट अदर देन दैट आपके पास पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट अगर क्लिनिकल फार्मासिस्ट है तो उसकी भी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज होती हैं, जिसमें आपकी आईवी टू ओरल कन्वर्जन होती है। अगर स्पेसिफिकली कोई भी डिजीज है 3 to 5 days के बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट टू कन्वर्ट आईवी मेडिकेशन टू ओरल। ये क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी आएगी और अगर पेशेंट ले रहा है तो आपकी होल थेरेपी ऑफ मेडिकेशन जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाती है। वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन भी सीपी का काम होता है कि तो वैक्सीनेशन पे ध्यान दे, एंटीबायोटिक्स के डेज कैलकुलेट करे, कोई भी अगर एंटीबायोटिक यूज हो रही है तो उसको कितने ज्यादा दिन हो गए हैं, इधर आपके पास वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव है भी या नहीं, कोई भी मेडिकेशन यूज हो रही है उस पर कोई एडीआर आ रहा है उसको बताना, लैब का ख्याल रखना, कोई भी पोटेशियम है, सोडियम है या कोई भी हमारे पास इसमें लेवल है उसके हिसाब से उसको देखना। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेशियम ओरल या आईवी यूज हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम रेंज को देखना। अगर लैब रिपोर्ट्स हमारे पास इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर करेक्ट होते जा रहे हैं तो पोटेशियम को टेपर डाउन करा। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल पीडियाट्रिक फार्मासिस्ट की होती है। अ, आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें टोटल 6 मेन केस स्टडीज हैं जो कि हमारे पास एसीपी चैप्टर से लिए गए हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो कि एईपी गाइडलाइंस है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस वगैरह दी गई जिसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस के अकॉर्डिंग। जो हमारी पहली केस स्टडी है वो है रिलेटेड टू सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस। केस स्टडी है हमारे पास न्यू बॉर्न born at 36 weeks gestational age develops respiratory distress, hypertension, and vomiting at 5 hours of life. Witness seizures in the NICU. Mother is GBS positive, 3 doses of penicillin given before delivery. मोस्टली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ड्यूरिंग डिलीवरी जीबीएस इज अ मेन पॉजिटिव एजेंट टू डेवलप सेप्सिस इन न्यू बॉर्न। और सबसे ज्यादातर जो वो होता है सिवियरिटी में मेनिंजाइटिस या बैक्टीरिया की तरफ लीड करता है। तो मदर को प्रोफाइलेक्टिकली जीबीएस प्रोफाइलेक्सिस दी जाती है जो कि एम्पिसिलिन 500 mg से साली पर 48 आवर्स नॉर्मली दी जाती है। तो ऑप्शंस हमारे पास इसमें है कि वेंकोमाइसिन दे सकते हैं या एमी एम्पिसिलिन प्लस जेंटा, एम्पिसिलिन प्लस सेफ्ट्राइजोन और सेपेजिडीन प्लस जेंटामाइसिन। तो दैट केस स्टडी इज रिलेटेड टू सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे सेप्सिस और मेनिंजाइटिस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस इज अ काइंड ऑफ systemic inflammation that is mostly developed when there is an imbalance developed in between pro-inflammatory and anti-inflammatory mechanism। जिसमें एंटी इंफ्लामेटरी मैकेनिज्म क्या होगा कि आपका डिक्रीज हो जाएगा, प्रो इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक इंटरल्यूकिन, नेक्रोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, वो हमारे पास एग्जैजरेट हो जाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास इसमें बॉडी में सिस्टमिक इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो जाते हैं बिकॉज दे इंक्रीजेज द इंफ्लामेटरी मैकेनिज्म इन अ बॉडी। और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या होता है जब इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होते हैं, वाइड स्प्रेड हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से हमारे पास ब्रेडिकार्डियल हाइपरटेंशन बहुत ही सीवियरली डेवलप हो जाता है। साथ साथ हमारे पास इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं कि बैक्टीरियल कॉज हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शॉक की कंडीशन आ सकती है, हाइपोवॉलेमिक कार्डियोजेनिक शॉक्स वगैरह आ सकते हैं, वो भी हमारे पास सेप्सिस की तरफ लीड करते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेप्स हमारे पास सेप्सिस के आते हैं। इनिशियली हमारे पास सार्स लाइक कंडीशन आती है दैट इज सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कंडीशन आती है जिसमें इनिशियली हमारे पास ब्लड प्रेशर हार्ट रेट बहुत ही रिड्यूस होने लग जाता है, दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 90 मिलीमीटर ऑफ। आपके डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा कम होने लग जाते हैं और पीसीओ2 जो ईबीजी करवाते हैं वो भी हमारे पास बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 2 स्टेज जो आता है वो सेप्सिस की कंडीशन आती है जहाँ पे सस्पेक्टेड इन्फेक्शन हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ईदर बी इंड्यूस्ड बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ वायरसेस, बिकॉज ऑफ फंगल इन्फेक्शन। देन स्टेज 3 हमारे पास सीवियर सेप्सिस आता है जहाँ पे मॉर्ट की कंडीशन आती है लाइक मल्टी ऑर्गन फेलियर। वहाँ पे भी हमारे पास हाइपोटेंशन होने लग जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत डिक्रीज होने लग जाता है और लैक्टेट का लेवल बहुत बढ़ जाता है।
लैक्टेट इज अ मेन सेप्टिक मार्कर होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सेप्सिस को रूल आउट करते हैं। इसके अलावा और भी वहाँ पे डिफरेंट मार्कर्स होते हैं फॉर सेप्सिस लाइक सीआरपी वगैरह। देन हमारे पास जो लास्ट स्टेज आती है दैट इज अ सेप्टिक शॉक, जहाँ पे मॉड्स भी आते हैं, सीवियर सेप्सिस भी आता है, लैक्टेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारे पे एंड स्टेज होती है जहाँ पे लीथल कंडीशन होती है, जहाँ पे एट द लास्ट हमारे जो होती है पेशेंट की डेथ हो जाती है। देन वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एज क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। जितने भी बीसीबीएस के आप इसमें एग्जाम्स वगैरह देखेंगे, पीडियाट्रिक्स में अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो उसमें से के क्वेश्चन आते हैं कि कितने एज क्राइटेरिया था केस स्टडीज में, और इसके हिसाब से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और फिर ट्रीटमेंट क्या था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एज क्राइटेरिया अलॉन्ग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास एज है 0 to 1 मंथ की, यानी कि वो न्यूनेट में ही फॉल कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि जीबीएस, इकोलाई, लिस्टेरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है और वो सेप्सिस कॉज करवा सकते हैं। 1 to 3 मंथ है तो न्यूनेटल पैथोलॉजीज में हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा, निजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्वॉल्व होते हैं। 3 months to 12 है तो एच इन्फ्लुएंजा, निजेरिया और स्ट्रेप्टोकोकल, और ग्रेटर देन 12 है तो निजेरिया मेनिंजाइटिस एंड स्ट्रेप्टोकोकल इम्यूनिज्म मेन कॉज। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, के सेप्सिस ज्यादातर हमारे पास लीड करता है टुवर्ड्स द मेनिंजाइटिस, निमोनिया कॉज करवा सकता है, बैक्टीरिया कॉज करवा सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेप्सिस कॉज करवाते हैं, और इनकी परसेंटेजेस है कि इतनी इतनी परसेंटेजेस में ये कॉज करवा सकते हैं और ये लीड करवा सकते हैं इन कॉम्प्लिकेशन। देन वी हैव अ ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस। इनिशियली हमारे पास जब भी बच्चे ईआर में आते हैं तो इनिशियली आप देखेंगे कि जितने भी उनके साइन सिम्टम्स आ रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो डायग्नोज हो रहे हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि वो सेप्टिक पेशेंट है, तो इनिशियली हम यहाँ पे रिससिटेटिव थेरेपी देते हैं, दैट इज 10 to 20 ml पर केजी, इधर भी नॉर्मल सलाइन के या ड्रिंकर लेक्टेट के देते हैं इनिशियली 30 to 1 आवर तक के अंदर। ये क्यों दे रहे होते हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन को मेंटेन करवाना है। टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन होगी तो हमारे पे इंट्रावेस्कुलर हाइपरटेंशन वगैरह जो है वो आपका बेटर होता है। नंबर सेकंड हमारे पास जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज मोस्टली यूज्ड एट दैट टाइम पीरियड व्हेन द पेशेंट्स हीमोग्लोबिन इज लेस देन 9 ग्राम पर डेसिलीटर। अगर पेशेंट एनीमिक है तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी उसकी कम होगी एंड द पेशेंट इज ऑब्वियसली लीड्स टू मॉर्ट। तो वहाँ पे हम क्या क्या चीजें मॉनिटर करवाएंगे? अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, वहाँ पे हम मैप को करवाएंगे, मीन आर्टीरियल प्रेशर को, कैपिलरी फिल को, यूरिन आउटपुट को, और इसके अलावा ब्लड लेक्टेट लेवल को मेंटेन करें। देन वी हैव अ सेप्टिक सेप्सिस की हमारे पास मेन ट्रीटमेंट क्या होती है? जितने भी पेशेंट यहाँ पे सेप्सिस के आते हैं इनिशियली हम जब यहाँ पे फर्स्ट आवर्स में अगर हम रिससिटेटिव थेरेपी दे रहे हैं तो साथ में ही हम उनको एंटीबायोटिक थेरेपी भी देते हैं, और वो मोस्टली एम्पेरिकल। क्यों हम यहाँ पे वेट नहीं करवाएंगे? क्योंकि जितने भी जीपीएस या जीएनआर वगैरह होते हैं इट मोस्टली टेक्स 2 to 3 days टू ग्रो इन ब्लड सैंपल्स। तो हम इतना ज्यादा वेट नहीं करवा सकते, तो हम मोस्टली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं दैट इज यूज्ड टू कवर नॉट ओनली जीपीएस अलॉन्ग विद जीएनआर टू, जो कि सेप्सिस और मेनिंजाइटिस जितने भी पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं उसको भी कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 0 to 1 मंथ तक के जितने भी बच्चे होते हैं जिनके मैंने आपको डिफरेंट बताया कि पॉजिटिव एजेंट क्या क्या होते हैं, उसमें एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर इस रेंज में एज क्राइटेरिया में फॉल करें तो एमपी एंड जेंटा हमारे पास देते हैं। अगर 1 to 3 मंथ तक के हैं तो एमपी प्लस सेफ्ट्राइजोन और वैंकोमाइसिन होते हैं इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मरसा, जो कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है। 3 मंथ से ज्यादा के बच्चे हैं तो सेफ्ट्राइजोन एंड वैंक। देन वी हैव एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स में ही अगर हमारे पास इनफेक्ट 0 to 28 डेज तक के हैं तो एमपी के साथ हम वैंक दे सकते हैं, जो कि मैंने पीछे आप लोग को बताया। अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वहाँ पे कार्बापेनम की क्लास यूज करवाते हैं, मोरोपेनम इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस। अगर हमारे पास एचएसवी इन्फेक्शन कोई भी है या हिस्ट्री है तो हम यहाँ पे एसाइक्लोविर को यूज करवाते हैं। देन वी हैव ग्रेटर देन 28 डेज से ज्यादा है लेकिन कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो सेफ्ट्राइजोन सीफोटेक्साइन देते हैं। बैंक करवाएंगे मर्सा के लिए। अगर रीनल हिट का पेशेंट है तो हम वहाँ पे बैंक को मोस्टली अवॉइड करवाते हैं, वी मोस्टली यूज पेप्टाइज। पेप्टाइज भी हमारे रीनल हिट करवाता है बट देयर रेशियो इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू वैंकोमाइसिन। अगर पेशेंट 28 डेज से ज्यादा है लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो वहाँ पे देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेप्सिस बिकॉज ऑफ सूडोमोनास इन्फेक्शन। सूडोमोनास होंगे तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो एंटी सूडोमोनल में आती है कार्बापेनम, इमीपेनम, मेरोपेनम, अर्टापेनम वगैरह यूज करवा रहे होते हैं। अगर मर्सा की है तो ऑब्वियसली पेन करवाएंगे, और अगर हमारे पास रेजिस्टेंट हो गए हैं कार्बापेनम से तो फिर हम वहाँ पे क्या करवाएंगे, जो कि सीआरई की कंडीशन आती है तो हम सिंपली उसमें एड ऑन करवाते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड यानी कि जेंटा और एमिक एसिड, जो कि
मल्टीपल ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करता है। अगर हमारे पास पेशेंट रेजिस्टेंट हो जाता है पेनिसिलिन से, तो फिर हम क्या करवाएंगे कि सिंपली आप या तो वैग ऐड करवा सकते हैं, लेकिन वैग और मेरोपेनम बोथ कम्स अंडर पेनिसिलिन क्लास, तो हम मोस्टली प्रेफर नहीं करवाते। या फिर हम क्या करवाते हैं, सेकंड क्लास पे जाते हैं, जिसमें क्लिंडामाइसिन, आरिथामाइसिन, ग्लाइकोसाइड या फिर सिप्रोप्रोफेसिन, जो कि फ्लोरोसिलिन। इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन, तो हम एम्फोटेरिसिन करवाते हैं या कैस्पोफंजिन, बट डिपेंड करता है कि उसकी एलएफटीज डी रेंज है तो हम सिंपल कैस्पो करवाते हैं। अगर क्रिएटिनिन डी रेंज हमारे पास इसमें होता है तो हम कैस्पो करवाते हैं, और अगर हमारे पास इसमें डी रेंज नहीं है तो हम एम्पो करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बहुत देखना होता है, क्योंकि लाइपोसोमल फॉर्म इज मच मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्लेन फॉर्म, और कैस्पो जो हमारे पास होती है वो भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कम्पेयर टू एम्पो। इनिशियली हम एम्पो से स्टार्ट करवाते हैं, देखिए क्रिएटिनिन इसमें देखना लाजमी है। देन वी हैव अ फ्लूइड रिफ्रैक्टरी शॉक। अगर इनिशियली आप लोगों ने स्टार्ट करवाया है रिससिटेटिव मैकेनिज्म के थ्रू करवाया है, यानी कि फ्लूइड्स दिए हैं, एंटीबायोटिक्स दिए हैं, स्टिल पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, सिंपली थर्ड लाइन में क्या आता है कि फिर हम वेजो एक्टिव एजेंट्स देते हैं। वेजो एक्टिव एजेंट्स कौन से होते हैं? आइनोट्रोप से वेजोप्रेसर्स आते हैं। ये भी बहुत एक वास्ट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल आते हैं कि कोल्ड शॉक है, वार्म शॉक है, और मल्टीपल हमारे पास एपिनेफ्रिन दे रहे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट शॉक टाइप फिर हम वहाँ पे उसको डिसाइड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कौन से मल्टीपल हमने यहाँ पे वेजोप्रेसर या आइनोट्रोप देते हैं। एपिनेफ्रिन सिंपली अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को कवर करवाता है, इसकी डोजेस ये होती है जो कि इनिशियली लूज करवा के फिर हम इसको कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देते हैं। वो क्या करवाएंगे, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएंगे, उस वजह से मैप हमारे पास इंक्रीज होता है, तो ब्लड परफ्यूजन इंप्रूव होता है। देन हमारे पास जो सेकंड पार्ट है केस स्टडी का, वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इट्स सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, दैट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। ये मोस्टली प्रिवेलेंट होता है 3 to 8 मंथ्स के बच्चों में, और जीएनआर आपके सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, जो कि हेलो, Yes, Dr. Sabha, you may continue. ओके। देन वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अ मेनिंजाइटिस, जो कि बैक्टीरियल, फंगल, न्यूनेटल और पैरासिटिक आ सकते हैं। ये हमारे पास चार्ट एईपी गाइडलाइन से ली गई है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसी। अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर्स कि कितना ग्लूकोज लो है, कितना हाई है, या डब्ल्यूबीसी कितने लो है या कम है, उसके हिसाब से हम डायग्नोस कराते हैं कि ये भाई बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस या फंगल मेनिंजाइटिस है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास है, ये कॉमन पॉजिटिव एजेंट्स हैं। ये कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं और इनकी एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न्स क्या क्या हो सकते हैं, कि ये कहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे हाईली प्रिवेलेंट। तो हमारे पास जो केस स्टडी नंबर 1 का जो हमारे पास आंसर है, दैट इज एम्पिसिलिन एंड जेंटा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन और जेंटा हमारे पास बोथ हमारे पास कवर करवाता है जीपीसीज को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और नॉर्मली हमारे पास दोनों ही जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस, तो हम दोनों को कवर करवाएंगे कि अगर सेप्सिस हो रहा है और अगर ज्यादा सीवियरिटी पर है तो इट शुड नॉट लीड टू मेनिंजाइटिस। तो ये हम एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन यूजुअली यूज करवाते हैं एज एम्पेरिक। देन वी हैव अ केस स्टडी 2, दैट इज मेनिंजाइटिस एंड सीजर्स। मेनिंजाइटिस में लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ से सीजर से स्टार्ट करूंगी कि व्हाट इज सीजर्स। सीजर्स हमारे पास इसमें नेक्स्ट स्लाइड में करवाते हैं। केस स्टडी नंबर 2 हमारे पास है 14-year-old moderately obese girl complains of erythematous pleuritic rash. She was started on oxcarbazepine 3 weeks ago for focal seizures, sexually active contraception. Which of the following is the best intervention? Change to carbamazepine, change to levi, change to valproic acid, and there is no change in sepsis. तो सीजर्स में बस इसमें क्या होता है? सीजर इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल एक्सेसिव फायरिंग ऑफ न्यूरॉन विद इन अ ब्रेन, स्पेसिफिकली इन अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये ज्यादातर हमारे पास बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सीजर्स बिकॉज ऑफ एनाटॉमिकल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह की वजह से हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कॉजेस हमारे पास होते हैं सीजर्स डेवलपमेंट के। तो ज्यादातर हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं वो हमारे पास ऑल्टर्ड जीसीएस आता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास पेशेंट को कन्वर्जन मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं, द पेशेंट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। तो इनिशियली हमारे पास जितनी भी सीजर्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, जितने भी बच्चे हमारे पास ईआर में आते हैं, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमारे पास स्टार्ट होती है दैट इज बेंजोडाइजिपिन। क्यों स्टार्ट होती है? बिकॉज दे हैव शॉर्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, जिसमें डायज़ोलाम दे रहे होते हैं। और फिर हमारे पास इसमें क्या होता है कि अगर वो 5 to 10 मिनट्स तक हम स्प्रे करते हैं, अगर
के बाद भी अगर सीजर्स स्टॉप नहीं होते तो देन वी मूव टू सेकंड थेरेपी, जिसमें हमारे पास लोड करवाते हैं वेल्प्रिक एसिड, फेनेटोइन और लेविटायरासेटाम। बट हम वेट करते हैं 5 to 10 मिनट्स। इससे भी अगर हमारे पास सीजर स्टॉप नहीं होते, ये ज़्यादातर हमारे पास अगर स्टॉप नहीं हो रहे हैं और आप बार-बार किसी दूसरी मेडिकेशन पे जा रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक्स में, तो ये ज़्यादातर स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन आती है जिसमें प्रोलॉन्ग सीजर्स हमारे पास स्टे करते हैं। अगर इससे भी नहीं होता तो देन वी हैव अ अल्टरनेट चॉइस दैट इज़ फेनोबार्बिटॉल अगर पेशेंट इज़ इर्रेस्पॉन्सिव टू लेविटायरासेटाम। ये हमारे पास एएपी की गाइडलाइन से चार्ट दिया गया है, जिसमें बहुत ही स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कौन से टाइप ऑफ सीजर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स आते हैं, पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज्ड सीजर्स, और वो भी फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू सब डिवीजन। अगर फोकल सीजर्स हैं तो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास वेल्प्रिक एसिड आती है, फेनेटोइन, लेमोट्रिजीन, सोनिसोनाइड, लेविटायरासेटाम एक्सेट्रा। अगर उससे भी हमारे पास इसमें पेशेंट रिस्पॉन्सिव है तो सेकंड अल्टरनेट चॉइस आती है हमारे पास टोपिरामेट, ऑक्सकार्बोजिपिन, कार्बापेंटिन, लेकोसेमाइड एक्सेट्रा। देन वी हैव अ जनरलाइज्ड सीजर्स में आते हैं, इसमें जीटीसीज में हमारे पास अगर टोनिक क्लोनिक है तो वेल्प, कार्बामेज़ेपिन, फेनेटोइन जाती है, ऑल्टरनेट में टोपिरामेट। मायोक्लोनिक सीजर्स हैं तो सिंपली हमारे पास वेलप्रेट और लेवी जाती है, या ऑल्टरनेट में हमारे पास टोपिरामेट, क्लोबाजेम और फेल्बेमेट वगैरह जाती है। एब्सेंट सीजर्स हैं तो हमारे पास वेलप्रेट जाती है, इथोसप्सिमाइड हमारे पास स्पेसिफिकली पाकिस्तान में मैंने अभी तक यूज होते हुए नहीं देखी, तो वेलप्रेट वुड बी द बेस्ट चॉइस। ऑल्टरनेट में हमारे पास लेमोट्रिजीन यूज होती है। लिनॉक गैस्ट्रेट में आते हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्फेंट सीजर्स कहलाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास वेलप्रेट, टोपिरामेट और लेमोट्रिजीन यूज होती है। ऑल्टरनेट में क्लोबाजेम और जोनासिनाइड। इनफेंटाइल स्पेज़म में हमारे पास एसीटीएच इंजेक्शन वगैरह भी यूज हो रहे होते हैं, जो कि हमारे पास इसकी ब्रेन एक्टिविटी को भी रिड्यूस करा रहे होते हैं, और ऑल्टरनेट में बाइकाबेट्रिन वगैरह। स्पेसिफिकली जब भी एंटी एपिलेप्टिक्स हमारे पास यूज़ होती है तो इनके एडीआर्स बहुत ही सीवियर आते हैं। तो हमें एज़ अ फार्मासिस्ट आपको बताना होता है और आपको ये चीज़ पे फ़ॉलो-अप भी लेना होता है कि अगर कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो इसके एडीआर्स वगैरह को भी मॉनिटर करते हैं। तो रैशेज़ सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन होते हैं फेनेटोइन, कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉन में सबसे ज़्यादा होते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ वेल्प्रिक एसिड की वज़ह से हो सकती हैं। वेट गेन गाबापेंटिन, वेट लॉस हो सकता है टोपिरामेट की वज़ह से, और सीएनएस डिप्रेशन वगैरह सबसे ज़्यादा हो सकता है फिनोबार्बिटॉल, टोपिरामेट और लेविटायरासेटाम। यहाँ पे ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग को डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हमारे पास इसमें होती हैं, दे आर मोस्टली नैरो थेरेप्यूटिक एजेंट्स। और अगर आप इसकी ड्रग थेरेप्यूटिक नहीं करते हैं मॉनिटरिंग, जो कि स्पेसिफिकली डेज़ के बाद इनकी स्टडी स्टेट प्लाज़्मा में अचीव होती है, तो क्या होगा, अगर लेवल बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो इसका मतलब है सब थेरेप्यूटिक है, ड्रग अपना इफ़ेक्ट ही नहीं प्रोड्यूस करेगी और बच्चा स्टिल सीज़ करेगा। अगर आपके पास लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है और उसके साथ-साथ आपको एल्ब्यूमिन का लेवल भी करना होता है, सीरम एल्ब्यूमिन का, क्योंकि ये फेनेटोइन वगैरह और वेलप्रेट जो होती हैं, ये एल्ब्यूमिन के साथ जाके बाइंड होती है। अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल बहुत लो है, तो इसका मतलब है ड्रग उसके साथ बाइंड ही नहीं होती, क्योंकि ये हाइली बाउंडेड प्रोटीन बाउंडेड ड्रग्स होती है। अगर लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब है ड्रग बाइंड नहीं कर रही है और वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाए। तो यहाँ पे ड्रग थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेवल दिए हुए हैं। फेनेटोइन का जो सीरम लेवल होता है वो 10 टू 20 माइक पर डेसीलीटर होता है। उसका जो मोस्टली लेवल हमारे पास अचीव होता है वो 5 टू 10 डेज़ के बाद होता है। यानी कि इनिशियली स्टार्ट करवाया है आपने, तो 10 टू 5 डेज़ के बाद आप इसमें देखेंगे कि कितना इसका लेवल बॉडी में अचीव हो रहा है, और फिर उसके बाद अगर के प्रोलॉन्ग यूज़ हो रही है, ओपीडी वगैरह पे पेशेंट दे के जा रहे हैं, तो उनको स्पेसिफिकली 3 टू 6 मंथ तक का टाइम दिया जाता है कि उसके बाद आपको दोबारा से इसका एक लेवल करवाना है, और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडीआर्स वगैरह जो आते हैं उसको मॉनिटर करना है। वेलप्रिक का जो हमारे पास लेवल होता है वो 50 टू 100 माइक्स पर एमएल होता है। कार्बामेज़ेपिन 4 टू 12 और फिनोबार्बिटॉन 10 टू 40। फिनोबार्बिटॉन जो है एंटी एपिलेप्टिक्स में इसका फ़ौरन ही इफेक्ट हमारे पास अचीव हो जाता है विदिन, मतलब अगर आपने लोड करवाया है तो नेक्स्ट डोज़ से पहले, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास ये एचएस डोज़ आती है रात के टाइम पे, तो हम इसका नेक्स्ट डोज़ से पहले हम इसका एक लेवल करवा देते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड केस स्टडी का जो आंसर है, इट शुड बी चेंज टू लेविटाइरासेटाम, क्योंकि वहाँ पे पीडियाट्रिक रैश थे जो कि ऑक्स कार्बामेज़ेपिन से हो रहे थे। पेशेंट ओबीज़ भी थी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी उसको डेवलप हो सकती थी, तो लेविटाइरासेटाम जो है वो सबसे बेस्ट है कि हम इसको स्विच करें। देन वी हैव अ केस स्टडी 3 दैट इज़ रिलेटेड टू कावासाकी डिजीज़ एंड एमएमआर वैक्सीन। कावासाकी डिजीज़ भी ज़्यादातर कॉमनली हमारे पास पीडियाट्रिक्स में ही होती है, अडल्ट में हमने इतनी ज़्यादा नहीं ऑब्ज़र्व किए हैं और ना ही इसका इतना ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स में डेटा मिलता है।
तो केस स्टडी 3 हमारे पास है। 1-year-old boy with history of Kawasaki disease treated 4 months ago with IVIG. At 12 checkup due for MMR and varicella. Food allergies including peanut and egg. Mother has several concerns regarding immunization. बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या-क्या हो सकते हैं कि इट इज़ ईदर बी एसोसिएटेड विद एमएमआर और ऑटिज्म, एलर्जिक रिएक्शन टू एमएमआर इफ पेशेंट हैज़ एग एलर्जी, मैनी कॉन्करेंट वैक्सीन्स कैन ओवरलोड इम्यून सिस्टम। लेट्स डिस्कस कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज क्या होता है? इट्स सिंपली सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी। और यूजुअली जो हमारे पास मोस्ट प्रिवेलेंट एज है कावासाकी डिजीज की, दैट इज यंगर देन 5 इयर्स। सिम्पटम जो आते हैं वो लिम्फ एडिनोपैथी आती है, स्ट्रॉबेरी टंग, फीवर इज द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्पटम आते हैं, जो कि मोस्टली हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में तो ज़्यादा कंसिडर नहीं होता। लेकिन फीवर जो हमारे पास इसमें होता है वो मेन इंडिकेशन होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन। ये हमारी है कावासाकी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरह से कावासाकी डिजीज हमारे पास प्रोग्रेस करता है विद इन अ बॉडी। सिंपली देयर इज अ एब्नॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, जो कि हमारे पास टीएनएफ आते हैं, इंटरफेरॉन्स आते हैं, इंटरल्यूकिन्स वगैरह आते हैं। दे एक्टिवेट द एंडोथेलियल सेल। एंडोथेलियल सेल्स को जितना ज़्यादा वो एक्टिवेट करवाते हैं, बिकॉज़ दे आर कीमोटैक्टिक एंड कीमोकाइन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स, तो वो उसको डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। As a result of that, different kinds of vasodilators और different kinds of vasculating agent जो हमारे पास इसमें होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जो कि वेस्कुलाइटिस कॉज करवाते हैं, लाइक बीईजीएफ, पीडीजीएफ, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वाइड स्प्रेड एक्टिवेशन करवाती है वेजोएक्टिव सब्सटेंसेस को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि वो प्रोलिफरेट हो जाते हैं ओवर स्मूथ मसल्स के ऊपर, और ये इंक्रीज करवाते हैं वेस्कुलर परमिबिलिटी एंड कॉजिंग अ कोरोनरी आर्टरी डायलिटेशन, and that is also leads towards a coronary artery aneurysm. तो कावासाकी डिजीज में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हमारे पास इसमें आती है, दैट इज आईवीआईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसकी हाईएस्ट डोज जाती है 2 ग्राम पर केजी एज अ सिंगल डोज, और आपकी वो इन्फ्यूज होती है ओवर 10 to 12 आवर, ये कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलता है। नॉर्मली जो होती है वो बच्चों में 400 से 1 ग्राम पर केजी पर डोज से जाती है, लेकिन हाईएस्ट जाती है कावासाकी डिजीज। इनिशियली इसका भी प्रोटोकॉल डिफरेंट हमारे पास इसमें होता है कि पहले 0.01 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से देते हैं, फिर उसको 0.02 से देते हैं ओवर 30 to 60 मिनट्स, और फिर जो जितनी भी रिमेनिंग डोज होती है वो आपकी फर्दर 10 to 12 आवर्स में इसको डिवाइड करते हैं। देन वी हैव अ एस्पिरिन। एस्पिरिन की भी हाईएस्ट डोज आती है। अगर आप एंटी प्लेटलेट डोज देखें पीडियाट्रिक्स में, तो वो मिनिमम 5 mg पर केजी पर डोज QD से जाती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा डोज जाती है, जो कि 30 to 50 mg पर केजी पर डे से जाती है। और ये भी डिपेंड करता है कि माइल्ड, मॉडरेट की सीवियर है, उसके हिसाब से इसकी डोजिंग क्राइटेरिया डिफरेंट आ जाता है। और लास्ट में हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ हो रहे होते हैं कावासाकी, बट ज़्यादातर हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ नहीं होता, अनटिल और अनलेस अगर वो कार्डियक एन्यूरिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो उस वक़्त हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करवाते हैं, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी करवा रहे हैं। देन वी हैव अ वैक्सीन स्केड्यूल, जो कि डिफरेंट हमारे पास दी हुई है कि फ्रॉम 0 मंथ से लेके 16 टू 18 ईयर्स में कौन-कौन से हमारे पास इसमें वैक्सीनेशन वगैरह यूज़ होती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीनेशन टाइप्स हैं, एज़ ऑल वी नो कि हमारे पास लाइव वैक्सीन्स आती हैं, इनएक्टिवेटेड, सब एक्सेट्रा। इसमें एमएमआर किसमें आती है? लाइव वैक्सीन्स में। तो मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला अगर हम देखें, तो मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला को ज़्यादातर हम कंसीडर करवाते हैं कि चाइल्डहुड में इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज़ करवाती हैं इन फ्यूचर, अगर वो ट्रीट ना करें तो। मीज़ल्स हमारे पास इनिशियली जो होते हैं वो फीवर, रैश लाइक सिम्पटम्स डेवलप होते हैं, और ज़्यादा सीवियरिटी में वो निमोनिया, ब्रेन डैमेज और डेथ कॉज़ करवा सकते हैं। इसी तरह से मम्स में भी फीवर्स वगैरह कॉज़ होता है, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, सिलेब्रिक ग्लैंड स्वेलन हो जाते हैं, और सीवियरिटी पे मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस कॉज़ करवा सकते हैं। रूबेला में भी सेम हमारे पास इस तरह से रनी नोज़ के सीज़नल सिम्पटम्स आ रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं अगर आप इसको ट्रीट ना करें। अकॉर्डिंग टू सीडीसी रिकमेंडेड स्केड्यूल, 2 डोजेस ऑफ एमएमआर शुड बी गिवन इन चाइल्डहुड। फर्स्ट डोज जो होती है वो 12 टू 15 मंथ्स ऑफ एज में यूज़ होती है, और सेकंड डोज जो है वो 4 टू 6 ईयर ऑफ एज में यूज़। बट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप इसमें सेकंड डोज भी लगवा रहे हैं, तो 28 डेज़ का गैप होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड डोज में। इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना आपस में लाइव वैक्सीन है तो इंटरेक्शन होता है। देन वी हैव अ रिलेशनशिप ऑफ लाइव वैक्सीन एंड फूड एलर्जन। अगर आप सिंपली देखें तो जितनी भी हमारे पास लाइव वैक्सीन्स होती हैं, इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हमारे पास यूज़ होते हैं, दैट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनाफाइलेक्टिक और हाइपर सेंसिटिविटी इंड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं।
तो वो भी हमारे पास इसमें हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह कॉज करवा सकते हैं। या इसके अलावा हमारे पास हीट स्टेबलाइजर्स भी यूज होते हैं वैक्सीन में, जो कि हमारे पास जिलेटिन वगैरह होते हैं, वो भी एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह कॉज करवा सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एलर्जीज या लाइव वैक्सीन विद फूड एलर्जीज आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ स्पेशल कंसिडरेशन फॉर इम्यूनाइजेशन। नॉर्मली तो हम ज़्यादातर सारी बच्चों को प्रेफर करते हैं कि इम्यूनाइजेशन जो है उनकी पूरी स्केड्यूल कंप्लीट होना चाहिए, बट इट शुड बी मैंडेटरी फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स, स्पेशल पॉपुलेशन Dr. विद Sabah, के पास। sorry, जी, sorry to interrupt you, miss, but the slide is not moving now. Now ओके, it's moved. Oh, now it's moved. ओके। You may continue. प्री टर्म इन्फेंट्स वगैरह में हो सकती है जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जब भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह यूज करवा रहे हैं आप अलोंग विद आईवीआईजी, तो देयर इज अ टाइम गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 3 मंथ्स का गैप एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपस में वो इंटरेक्ट करवाते हैं। क्योंकि आईवीआईजी आप वैसे ही एंटीबॉडीज अब बाहर से दे रहे हैं, बाद में आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देंगे, वो यूज हो रहे हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट में, तो आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे और बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी तरह से अगर पेशेंट आईवीआईजी यूज करवा रहा है या कोई भी लाइव वैक्सीन करवा रहा है, तो उसका आपस में इंटरेक्शन होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन देम। तो हिस्ट्री आपको लेनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो थर्ड केस स्टडी है, तो इसका आंसर है हमारे पास मैनी कॉन्करेंट वैक्सीन कैन ओवरलोड द इम्यून सिस्टम, जो कि मैंने पीछे डिस्कस किया है। देन वी हैव अ केस स्टडी 4, दैट इज रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस। ये भी सबसे ज्यादा कॉमन है पीडियाट्रिक्स में। इसके भी स्पेसिफिक एज क्राइटेरियाज होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक सीजन होते हैं जिसमें ये सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट होता है। तो केस स्टडी है, you are screening infants during a current RSV season for risk factor associated with development of severe RSV infection. Which patient is the best candidate for the use of pelivizumab for RSV prophylaxis? Pelivizumab is a kind of कह सकते हैं कि इसका prophylactically वैक्सीन के तौर पे एज यूज होती है बच्चों में, जो कि ज्यादातर हमारे पास फॉरेन कंट्रीज में यूज होती है, नॉट यूजिंग इन पाकिस्तान, जो कि आरएसवी प्रोफाइलेक्सिस में यूज हो रही होती है। और ये भी हमारे पास होता है कि कितना एज क्राइटेरिया पेशेंट का है, कौन सी कंडीशन है, जैसे सीएलडी की है, सीएचटी की कंडीशन है, और कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हम इसको यूज करवा रहे होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन है जिसमें डिफरेंट एज क्राइटेरियाज हैं, gestation एज और वीक दिए हुए हैं और कंडीशंस वगैरह दी। So let's discuss RSV. RSV क्या है? RSV is a simple, a common respiratory virus that causing a cold-like initial symptoms और मोस्टली रिकवर हो जाता है 1 और 2 वीक्स में। लेकिन ये सीरियस हो सकता है इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, those patients में that having history of CLD, CHD, etc. इन्फेंट्स और ओल्डर अडल्ट्स में भी हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आप इस तरह से आती है कि जो सीजनल अकरेंस आती है वो यूजुअली हमारे पास ये स्टे करता है 4 to 5 मंथ तक, और सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट होता है इसके केसेस अक्टूबर टू लेट जनवरी, और सीजन ऑफसेट रेंजेस फ्रॉम लेट जनवरी टू अर्ली अप्रैल। साइन एंड सिम्टम्स जो हमारे पास न्यूनेट्स और इन्फेंट्स में आते हैं, दैट इज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया लाइक सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पुअर फीडिंग, एपनिया और इरिटेबिलिटी ज्यादातर पेशेंट हमारे पास शो कर रहे होते हैं। देन वी हैव ओल्डर चिल्ड्रन। ओल्डर चिल्ड्रन जो हमारे पास आएंगे उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लाइक सिम्टम्स आते हैं, राइनोरिया और कफ लाइक सिम्टम्स। देन वी हैव अ रिस्क फैक्टर। किन किन पेशेंट में सबसे ज्यादा रिस्क है कि दे माइट डेवलप आरएसवी, जिसमें हमारे पास प्री मेच्योर इन्फेंट्स आ सकते हैं। कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, सीएलडी, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया, बीपीटी, मॉडरेट टू सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सीएचडी और इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट। देन वी हैव अ आरएसवी ट्रीटमेंट। इनिशियली जो हमारे पास ट्रीटमेंट होती है वो हाइड्रेशन वगैरह को मेंटेन कराते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे होते हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, मैकेनिकल ऑक्सीजन दे रहे होते हैं जस्ट टू मेंटेन द ऑक्सीजन सप्लाई टू पेशेंट, और एनर्जेसिक दे रहे होते हैं फॉर द फीवर। डायपेवेरिड हम आप यूज करवा सकते हैं ओनली फॉर द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, दैट इज यूज टू इनहिबिट द आरएसवी रेप्लिकेशन को इनहिबिट कराता है। इनहेड बीटा टू एग्निस लाइक एपिनेफ्रिन के नेबुलाइजेशन भी करवा रहे होते हैं, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, बहुत ज्यादा सिक्रीशंस है, तो वहाँ पे भी हम एपिनेफ्रिन के यूज करवा रहे होते हैं, नैब 0.05 ml पर केजी पर डोज 2 8 आवर्स है। इनहेल्ड हाइपरटोनिक सलाइन के नैब्स करवा रहे होते हैं, जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करवा रहे होते हैं, और मोस्टली हम एंटीबायोटिक्स नहीं यूज करवाते बिकॉज इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। देन वी हैव अ प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या करवाएंगे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन से, कि सिंपली आपने अवॉइड करना है क्राउड्स वगैरह को ड्यूरिंग
पीक सीजन ऑफ आरएसपी और हैंड वॉशिंग को अच्छा रखना है। और मेडिकेशन में अगर हम देखें फार्माकोलॉजी का मतलब टेलीविजमैब हमारे यूज होती है, दैट इज 15 mg पर kg पर डोज IM गिवन मंथली ड्यूरिंग आरएसपी सीजन फॉर अप टू 5 days। ये हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइन से AAP गाइडलाइन से टेलीविजमैब की डोजिंग दी गई है, जिसमें हमारे पास है एज क्राइटेरिया कि जितने भी बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 29 वीकर हैं, कितने एज क्राइटेरिया है, सीजन कौन सा है और कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से आपके पास इसमें इसको डोजेस मिलते हैं कि सारा एज क्राइटेरिया क्या है, कौन सा सीजन स्टार्ट हुआ है, कितने मंथ्स हो चुके हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जब वो क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो फिर उसके हिसाब से उससे टेलीविजमैब की प्रोफाइलेक्टिकली डोज दे रहे हैं। So answer would be D. A 10-month-old infant born at 37 week gestation with a surgically repaired congenital heart defect. तो कोई भी हमारे पास स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इम्प्रूव हम इसको पेलीविजमैब के डोजेस दे सकते हैं या फिर हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन वगैरह से भी इसको ट्रीट करवा सकते हैं। Then we have a second last case study, that is otitis media. Case is a 5-month-old infant who was born in term and is otherwise healthy, was treated for her first case of otitis media with amoxicillin 45 mg per kg per day for 7 days. On follow-up examination, her pediatrician noticed fullness in the middle ear and a cloudy tympanic membrane with decreased mobility. She is now afebrile and eating well. What is the best recommendation for her treatment? No antibiotics at that time. High dose 90 mg per kg per day amoxicillin for 7 days. Decongestant and antihistamine daily until resolution और azithromycin। तो ओटाइटिस मीडिया के जितने भी हमारे पास बच्चे आते हैं, वहां पे हम ज्यादातर एमोक्सिसिलिन की हाई डोज देते हैं। नॉर्मली जो हम ओरल दे रहे होते हैं, दैट इज 30 to 50 mg पर kg पर डे इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेस में हम यूज करवा रहे होते हैं। लेकिन ओटाइटिस मीडिया में स्पेसिफिकेशन है कि यहाँ पे एमोक्सिसिलिन हम यूजुअली बहुत हाई डोज में दे रहे होते हैं और स्पेसिफिकली फॉर 7 डेज तक के लिए दे रहे हैं। तो ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर, इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइप्स आती हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन और रीअकरेंट ओटाइटिस मीडिया। जो हमारे पास ओटाइटिस मीडिया फिर इफ्यूजन आती है, इसमें फ्लूइड इन द मिडल एयर विदाउट एविडेंस ऑफ लोकल सिस्टमिक इलनेस, यानी कि कोई भी सिस्टमिकली हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं आती हैं, ये हमारे पास लोकलाइज्ड आते हैं। रीअकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो हमारे पास इसमें होता है, इसमें मोस्टली हमारे पास टाइम गैप होता है कि 3 और मोर एपिसोड ऑफ AOM विद इन 6 मंथ्स और 4 एपिसोड्स विद इन 1 ईयर या 1 एपिसोड आफ्टर एवरी 6 मंथ। ये सबसे ज्यादा होता है वो रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया में फॉल करता है। रिस्क फैक्टर्स क्या आ सकते हैं ओटाइटिस मीडिया के, किस किस पेशेंट में सबसे ज्यादा ओटाइटिस मीडिया हो सकता है? ये ज्यादातर यंग एज के बच्चे आ सकते हैं जो कि स्कूल गोइंग हो सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हमारे पास होते हैं नीमोकोकल और इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियाज के। ऐसे पेशेंट जिनमें वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होती है, जिसमें नीमोकोकल एच इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन कंप्लीट मतलब स्केड्यूल नहीं हुआ हुआ होता, इम्यूनोडेफिशिएंट होते हैं, ऑक्यूलर इम्प्लांट होता है, कोई भी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है या क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मेलिटी और क्लिफ्ट पैलेट के भी बच्चे हो सकते हैं। देन वी हैव अ कॉमन पैथोजन। कौन कौन से कॉमन पैथोजन हो सकते हैं आरएसपी के, जो कि वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, जिसमें मोरॉक्सिला कैटरालिस, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी और एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो टोरिया, इरिथमा, फीवर, टगिंग और पुलिंग ऑफ ईयर्स, लाइकोपेल्जिया, इरिटेबिलिटी और स्लीप चेंजेस आ सकते हैं। ये हमारे पास पूरी ट्रीटमेंट का एक चार्ट दी हुई है, ये भी AAP गाइडलाइन से ली हुई है, जिसमें है हमारे पास अगर कंफर्म्ड एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, अगर हमारे पास इसमें पेन और हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इनिशियली हम क्या करवाएंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट यूज करवाएंगे एमोक्सिसिलिन 80 to 90 mg पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेस Q8 आरली में, Q12 आरली में सॉरी। देन अगर हमारे पास ओरल ले रहे हैं तो अमोक्सिसिलिन से करा सकते हैं, अगर हम आईवी दे रहे हैं तो ऑगमेंटन को हम करवा सकते हैं। और इसके बाद हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद। अगर पेशेंट एलर्जी के पेनिसिलिन से, तो हम इसको ऑल्टरनेट करवा सकते हैं किसी और ड्रग पे, लाइक सेफ्ट्राक्सोन पे, इससे पहले स्पोरिन पे जा सकते हैं अगर वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है। अगर हमारे पास कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो 48 to 78 आवर्स तक हम स्टिल उसको मॉनिटर कराएंगे। उसके बाद अगर कोई भी सिम्टम्स आते हैं, सिंपली हम उसे फर्स्ट टाइम पे दोबारा से स्टार्ट करवाएंगे। अगर हम देख रहे हैं कि 48 to 72 आवर्स के बाद भी उसको सिम्टम स्टिल हैं, तो हम सिंपल क्या करवाएंगे, सेफ्ट्राक्सोन देंगे 50 mg पर kg पर डोज QD फॉर 3 डेज और क्लिंडामाइसिन ओरल और आईवी 10 mg पर kg पर डोज Q8 RD या थर्ड जनरेशन की हम कोई भी दूसरी मेडिकेशन को इसके साथ क्लिंडा के साथ भी ऐड करा सकते हैं अगर सिम्टम्स आर स्टिल देयर।
या फिर लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो टिम्पेनोसेंटेसिस का होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ मिडल इन्फ्लेमेशन के सारे रिमूव करवाते हैं। देन वी हैव अ ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है कि इनिशियली हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं करवाते, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 48 टू 78 आवर्स तक उसको मॉनिटर कराते हैं और फीवर को मॉनिटर कराते हैं। अगर सिंपल फीवर है तो आप इसमें एनर्जेसिक्स दे रहे होते हैं, पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन दे रहे होते हैं। अगर ज्यादा सिवियरिटी है तो उस वक्त हमारे मिडल एट इन्फ्लेमेशन फ्यूजन बहुत ज्यादा है तो फिर हम एंटीबायोटिक को यूज करवाते हैं। और हमारे पास क्या होता है कि सेकंड जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज में हमारे पास होता है कि इम्यूनाइजेशन को कंप्लीट रखें और इम्यूनाइजेशन वगैरह को करवाएं, जैसे निमोकोकल एच इन्फ्लुएंजा हमारे पास वैक्सीन होती है। तो हमारे पास आंसर ऑफ द केस स्टडी 5 इज नो एंटीबायोटिक एट दैट टाइम। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ही एंटीबायोटिक्स को यूज करवा रहा था। अगर स्टिल पेन है तो वहाँ पे सिर्फ एनर्जेटिक्स वगैरह देंगे, वरना वो ऑलरेडी 7 days का कोर्स कंप्लीट कर चुका है। तो देर इज नो यूज टू स्टार्ट एमोक्सिसिलिन अगेन इन दिस। Then we have a last case study, that is attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Case is a 9-year-old boy has a new diagnosis of ADHD. At school, he is disruptive, talks when a teacher is talking, and runs around the classroom. His parents report extreme difficulty in getting him to do his homework after school, which is best for his initial drug therapy. Methylphenidate given once daily, methylphenidate immediate release, Ritalin given twice daily, with doses administered 4 hours apart, guanfacine given at bedtime, methylphenidate, Focalin given twice daily with doses administered 4 hours apart. तो एडीएचडी हमारे पास क्या होता है? इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जो कि ज्यादातर हमारे पास पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हो जाता है, जिसमें कभी भी बच्चे एक काम पर फोकस नहीं कर पाते और उसका ज्यादातर हाइपर एक्टिविटी लाइक कंडीशन। सिम्पटम जो हमारे पास इसमें आते हैं, अगर हमारे पास 6 से ज़्यादा कोई भी सिम्पटम 6 और 6 से ज़्यादा कोई भी सिम्पटम हमारे पास मैच कर रहे होते हैं, ये दे आर मोस्टली कंसिडर्ड एज अ पेशेंट ऑफ एडीएचडी, जिसमें हाइपर एक्टिविटी आ रही होती है, अनेबल टू रिमेन सिटेड एट वन साइड, difficulty while playing any kind of activities either at home or either at school, etc. Then we have a treatment of ADHD, जिसमें दो तरह की हमारे पास ट्रीटमेंट आती है, नॉन स्टिमुलेंट और स्टिमुलेंट थेरेपीज आती है। स्टिमुलेंट थेरेपीज में ज्यादातर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आती है, जो कि मोस्टली हमारे पास क्यूडी डोजिंग में दी जाती है, और वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोजेज आती हैं, लाइक इमीडिएट रिलीज आती है, एक्सटेंडेड रिलीज आती है। तो वहाँ पे उसके डोजिंग के हिसाब हमें बहुत मतलब गौर से देखना होता है कि आपको कौन सी डोज बच्चे को देनी है। अगर हम यहाँ स्टिमुलेंट मेडिकेशन की बात करें तो इसमें मिथाइलफेनिडेट इज द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस आती है, या एम्फेटामिन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आती हैं, जो कि ये उस वक्त यूज होती हैं अगर आपकी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस लाइक एम्फेटामिन विल फेल। ज्यादातर एम्फेटामिन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम यूज नहीं करवाते बिकॉज ऑफ हैविंग अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एपीआरस। नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस में हमारे पास आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स लाइक नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाती हैं, लेकिन इनकी क्या ब्लैक बॉक्स वार्निंग आती है नोरेपिनेफ्रिन अगर हम करवा रहे हैं कि वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह को चिल्ड्रन या एडोलेसेंट में इंक्रीज करवा रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे होते हैं ब्यूप्रेनोल पे, जो कि नोर एड्रेनालिन एंटी डिप्रेसेंट्स आ रहे होते हैं, टीसीएडीज यूज हो रहे होते हैं, नोरट्रिप्टिलिन एमिट्रिप्टामाइन। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी एडीएचडी के पेशेंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फार्मासिस्ट कि आप डॉक्टर को काउंसल करें कि आप जब भी इसको स्टार्ट करवा रहे हैं तो एक दफ़ा ईईजी करवा लें, क्योंकि जितनी भी ये मेडिकेशन होती है कि मिथाइलफेनिडेट होता है, इसका कार्डियक इफेक्ट बहुत बुरा आता है। तो एक दफ़ा आप ईईजी करवा लें, एक बेसलाइन आपको पता होनी चाहिए, और स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद आप दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करवाएं कि कोई हार्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा इस ड्रग का। देन वी हैव एएपी गाइडलाइंस में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एज क्राइटेरिया है कि उसमें हम स्टिमुलेंट थेरेपी दे सकते हैं या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास बिहेवियर थेरेपी आती है। कि सिंपल हमारे पास इस तरह की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपीज आती हैं, जो कि मोस्टली पेशेंट को फोकस करवाती हैं किसी एक चीज़ को, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि आपका ध्यान एक तरफ से हटे। में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, पेंटिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज होती है जो कि आपके पेशेंट के फोकस को दूसरी तरफ मतलब करवा डाइवर्ट करवाते हैं। अगर चाइल्ड 4 to 5 years तक का है तो बिहेवियर थेरेपी वुड बी द बेस्ट चॉइस, और मिथाइलफेनिडेट द सेकंड लाइन ऑफ एजेंट के तौर पे यूज होते हैं अगर आपका सीबीटी से वो कंट्रोल नहीं हो रहा। 6 to 11 years तक के बच्चे हैं तो वहाँ पे मेडिकेशन भी यूज करवा सकते हैं अलॉन्ग विद सीबीटी एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और स्टिमुलेंट थेरेपी भी करवा सकते हैं जो कि मिथाइलफेनिडेट आ रहा होता है। नॉन स्टिमुलेंट का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता, तो हमारे पास बेटर है कि सीबीटी या फिर आप मिथाइलफेनिडेट को यूज करवाएं।
एडोलेसेंट है 12 to 18 ईयर्स में, उनमें भी मेडिकेशन से पहले आप कॉग्निटिव फंक्शंस वगैरह को मॉनिटर कराने के लिए सीबीटी या ऑक्यूपेशन थेरेपी वगैरह को मॉनिटर करा रहे हैं. देन देयर इज अ चार्ट ऑफ अ मेडिकेशन जिसमें फिनाइल मिथाइल पेनिडेट है, क्लोनिडीन है एंड एम्फेटामिन है. तो मिथाइल पेनिडेट पे मैं मेन फोकस करूंगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाइडली हमारे पास ग्लोबली यही यूज हो रहा होता है. इसकी 1 डोज यूज होती है पर डे. इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 20 to 60 मिनट्स में आता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एटलीस्ट 12 आवर्स तक रह रहा होता है. तो मैक्सिमम इसकी डोजिंग को 12 आवर्स तक भी एक्सटेंड करवा सकते हैं. क्लोनिडीन है 1 to 2 टैबलेट्स ले सकते हैं. 1 to 2 वीक्स में इसका सिर्फ ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है. तो ये मतलब ज्यादा डेंजरस एज कम्पेयर टू मिथाइल पेनिडेट के 1 से 2 हफ्ते तक आपको लगेंगे कि उसका इफेक्ट आएगा, उसके बाद आपको उसका एक्चुअल मतलब आउटकम पता लगता है. और इसका 10 to 12 आवर्स तक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो सकता है. देन वी हैव एम्फेटामिन दैट इज 1 to 3 डोजेस पर डे तक दे सकते हैं इन डिवाइडेड डोजेस में. इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 6 आवर्स और ऑनसेट ऑफ एक्शन 45 मिनट्स में आता है. तो आंसर हमारे पास जो इसका है लास्ट केस स्टडी का, दैट इज मिथाइल पेनिडेट गिवन क्यूडी. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत जल्दी आ रहा है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बहुत कम है. तो इस तरह के जो जितने भी पेशेंट होते हैं चाहे स्कूल में या अगर होम में, वो अपने फोकस को मेंटेन नहीं रख पा रहे, तो हम ज्यादातर ऐसी मेडिकेशन देंगे जो कि हमारे पास शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की हो. इमीडिएट रिलीज हम यहाँ पे ज्यादातर नहीं देते क्योंकि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, तो उससे पेशेंट का इफेक्ट जो वो होता है वो मॉनिटर नहीं होता. तो इनिशियली हम यहाँ पे इमीडिएट रिलीज से स्टार्ट करवाते हैं मिथाइल पेनिडेट को, जो कि 3 to 5 आवर्स तक का इसका इफेक्ट आता है और वो नॉर्मली इसी पे ही मेंटेन कर रहा होता है. तो ये टोटल मेन 6 केस स्टडीज थे जो कि एसीपी गाइडलाइन से लिए गए थे. एईपी की गाइडलाइंस की डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्चेस से भी चार्ट्स वगैरह इसमें इन्वॉल्व की गई थी. तो कोई भी अगर क्वेश्चन वगैरह होता है तो आप मुझसे पूछें. और ये मेरी आईडीज हैं, ईमेल आईडी. अगर कोई भी आप लोग को हेल्प की नीड है तो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी. Okay, so participants, you are requested to ask your questions in the chat box if you have any regarding this lecture. You may ask your questions in the chat box, participants. No questions so far? Okay, so thank you so much, Dr. Sabah, for presenting and preparing that much informative presentation for our participants. I hope that our participants have enjoyed your lecture and they may find this lecture in best of their interest. And we really appreciate that you bring your time for our participants and for our class from your tough schedule. So your efforts and contributions are highly appreciated. Thank you so much, Rita. And thank you so much, Dr. Siddiqui and Dr. Kamran, for always supporting us. Yes, ma'am. They are also very pleased to have you in our faculty members. So as there are no questions so far, so we need to wind up our session right now. Allah Hafiz, everyone. But one